गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुधाकर चौधरी। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस के बुक का बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। मीन्स साइंस के बुक में जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो मैं ही पढ़ाऊंगा। और कहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होती है सबसे पहले वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 6, किसमें? चैप्टर नंबर 6 से बायोलॉजी स्टार्ट होती है। चैप्टर नंबर 6 क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले जानते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो डिफाइन लाइफ प्रोसेस। कैसे डिफाइन करेंगे लाइफ प्रोसेस? ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो नेसेसरी है, आवश्यक है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो चीज आवश्यक है उसी को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। मेनली जो आपके लेवल पे मतलब क्लास 10th स्टैंडर्ड में बात किया गया है वो यही चार है: न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इसी की बात की गई है आपके चैप्टर में। वैसे होते लाइफ प्रोसेस और भी हैं, रिप्रोडक्शन और सारे, लेकिन मेनली आप में यही चार पढ़ने हैं आपको वन बाय वन करके। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। फूड को जो हम लेते हैं ना वही क्या है? न्यूट्रिशन। रिस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ दैट फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, इसका रिस्पिरेशन। फूड को टूटना, टूट कर जो हमें एनर्जी मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ दैट फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, इसका रिस्पिरेशन। और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें, अगर हम एनिमल की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम एनिमल की बात करें तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी। अगर हम प्लांट में बात करें, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसमें क्या होगा? वाटर, मिनरल एंड फूड की बात होगी। अगर हम एनिमल की बात करें तो ब्लड ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्ट, इन सब की बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। अब हम आते हैं एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट, क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। अब हम वन बाय वन करके एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। जिस तरीके से हम भोजन को ग्रहण करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम ऑटोट्रॉपिक की बात करें, ऑटो का मतलब ये होता है क्या? सेल्फ। सेल्फ जो अपना खाना स्वयं बनाए, सेल्फ फूड सिंथेसाइज, जो अपना खाना स्वयं बनाए उसका क्या होता है? ऑटोट्रॉप। अब ऑटोट्रॉप में आते कौन कौन से हैं? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके बना लेते हैं ना भोजन। और दूसरा बीजीए। बीजीए कौन होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गा। बीजीए आते हैं किसमें? ऑटोट्रॉप्स में। अब अगर हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करें, डिपेंड ऑन अनदर फॉर फूड, मतलब दूसरे पे भोजन के लिए आश्रित हो, उसी को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप। अभी हमने बताया मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के बारे में बता दिया, अब बताते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक को भी मेनली तीन भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है सेप्रोफिटिक। क्या होता है? सेप्रोफिटिक। दूसरा होता है पैरासिटिक और तीसरा होता है होलोजोइक। अगर हम बात करें सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं ऑब्टेन फूड बाय डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये क्या होते हैं? सेप्रोफाइट। डेड डिकेइंग से बनाते हैं, जैसे फंजाई और ईस्ट। ये क्या है? सेप्रोफाइट। अगर हम पैरासिटिक की बात करें, पैरासाइट क्या होते हैं? जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? पैरासाइट। जैसे कुस्कुटा, फॉर एग्जांपल कुस्कुटा, अमरबेल। और दूसरा एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम। अब अगर हम बात करते हैं होलोजोइक की, तो होलोजोइक जो होता है फीडिंग ऑन सॉलिड पार्टिकल इन द मैनर्स ऑफ मोस्ट एनिमल, इसी को क्या बोलते हैं? होलोजोइक। होलोजोइक में कौन कौन सा होता है? मैन, डॉग, अमीबा, ये सब किसके हैं? होलोजोइक के। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसका? ऑटोट्रॉफ। इसके दो पार्ट बताए थे ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, एक ऑटोट्रॉफ दूसरा हेटेरोट्रॉफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें हमने
बोला था सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस। और जबकि हेटेरोट्रॉफ्स में हम बात करेंगे डाइजेशन, डाइजेशन इन एनिमल में की बात करेंगे। तो हम ऑटोट्रॉफ्स में किसकी बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज न्यूट्रिशन, मतलब ग्रीन प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन का सिंथेसाइज करें किस, फ्रॉम, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इसी को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जैसे ये प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है, ये ग्राउंड से ऊपर का पार्ट है, ये ग्राउंड के नीचे का पार्ट। ग्राउंड के नीचे यहाँ पे क्या हो गया, रूट होते हैं, रूट होते हैं, वाटर होता है, मिनरल होता है, ये सब होता है। तो ये रूट है, रूट से ये क्या लेता है, पानी, ठीक। और यहाँ ये क्या है, लीफ है, लीफ पे स्टोमेटा पाई जाते हैं, स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 को ले लेते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। तो CO2 को ले लेंगे और इधर से क्या होगी, सनलाइट, सनलाइट ये एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वही बोला था ना, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज न्यूट्रिशन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से न्यूट्रिशन सिंथेसाइज किए एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्रीन है तो क्लोरोफिल प्रेजेंस है। इसी को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो वही रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन में भी वही देखो, वही प्रोसेस लिखा है, क्या, H2O किससे, रूट से लिया H2O प्लस CO2 स्टोमेटा से लिया CO2, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये क्या बना दिया, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, क्या, ऑक्सीजन जो है इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। अभी हमने बताया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, उसका रिएक्शन सब बता दिया। अब हम देखेंगे रिएक्शन स्टेप्स। रिएक्शन स्टेप में पहला जो होता है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये पहला स्टेप है, मतलब ये जैसे क्लोरोफिल है और ये लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे होता है, ये रिएक्शन का पहला स्टेप है। और दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2O एंड O2 में, मतलब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी जो है इसका कन्वर्जन होता है कि उसके केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल था इसमें टूट जाता है, किसमें, H2 और O2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और तीसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बोहाइड्रेट है, इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो ये किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में, C6H12O6। ये तीनों जो है किसके, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के स्टेप्स हैं, ठीक, ये भी हमने बता दिया। अब इसी में एक चीज और देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने बात किया था ना, जब हमने फोटोसिंथेसिस बताया क्लोरोप्लास्ट की, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट कैसे, सपोज हमने एक ये प्लांट सेल लिया, अब प्लांट सेल, ठीक, उसका हमने क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है उसको हम दिखा रहे हैं, ठीक। क्लोरोप्लास्ट पहले होता क्या है, ये होता है डबल लेयर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्या होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये कंपटीशन में काफी पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल लेयर में होता है या सिंगल लेयर होता है, कैसा होता है। तो डबल लेयर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। फिर डबल लेयर कैसे, ये एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर ये इनर। तो इसी दोनों को मिला के क्या बोल दिया जाता है, डबल लेयर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और ये अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो है ये सब, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा और इसको बोलते हैं ग्रेनम। ये जो पूरा पार्ट होता है ये, इसको बोलते हैं ग्रेनम। स्ट्रोमा जो होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। क्या बोला, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन मतलब लाइट की अब्सेंस में इसमें होता है। और जबकि ग्रेनम में होता है लाइट रिएक्शन होती है, मतलब लाइट रिएक्शन होती है तो नाम ही पता है लाइट की प्रेजेंस में ही होगी।
तो इसमें ग्रेनम में रिएक्शन जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, इसमें स्ट्रोमा में अब्सेंस में होता है, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे प्रोसेस इन डाइजेशन। डाइजेशन के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। पहला क्या होता है, इंजेशन। दूसरा क्या होता है, डाइजेशन। तीसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। चौथा होता है एसिमिलेशन। पांचवा होता है इजेक्शन। ये सबसे पहले क्या होगा, इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेक्शन। लास्ट में क्या होता है, इजेक्शन, और पहले क्या होता है, इंजेशन। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले क्या होगा, इंजेक्शन होगा या इजेक्शन होगा। ऐसे सीक्वेंस बना के 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें में से आपको देखना रहेगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये है आपका सीक्वेंस। और इंजेक्शन होता क्या है, टेकिंग इन फूड, फूड को लेना ही क्या कहलाता है, इंजेक्शन। और डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉल सॉल्युबल फूड सब्सटेंस, मतलब छोटे छोटे सॉल्युबल सब्सटेंसों में टूट जाना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बॉडी से, जो फूड हमने डाइजेस्ट किया था उसको कौन एब्जॉर्ब कर ले, बॉडी सेल, तो इसी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी, जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया था, इसमें एब्जॉर्ब किया था ना, उससे हमें एनर्जी जो प्राप्त हो उसी को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और इजेक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो हम बाकी जितने थे वो सब डाइजेस्ट हो गए, डाइजेस्ट के अलावा भी जो कुछ बचते हैं वो क्या होते हैं, इजेक्शन में आते हैं। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, इजेक्शन। अब हम एक और पढ़ लेते हैं, किसके, अमीबा के बारे में, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये भी होलोजोइक का ही एग्जांपल हमने बताया था ना, होलोजोइक में ही, तो इसके न्यूट्रिशन की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे अमीबा होता है, अमीबा ये है, इसके पास जैसे ही कोई फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल है, यहाँ पे सूडोपोडिया होता है, ये है सूडोपोडिया, इसको सूडोपोडिया कहते हैं। और जैसे ही इसके पास फूड पार्टिकल आता है, ये दोनों सूडोपोडिया ऐसे हो जाते हैं। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इंजेशन। इंजेशन क्या बोला था, ये है इंजेशन, टेकिंग इन फूड, फूड को यहाँ पहले था ना ऐसे अमीबा था, इसके पास फूड पार्टिकल है, देखिए अपने तरफ किया, टेकिंग इन फूड मतलब फूड को ले लिया इसमें, इसी को क्या बोलते हैं, इंजेशन। और डाइजेशन, डाइजेशन क्या बोला, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉल सॉल्वेंट फूड सब्सटेंस। अब फिर यहाँ पे डाइजेशन वाला जो स्टेप है, इसमें क्या किया, फूड को अंदर ले आया, सूडोपोडिया बंद कर लिया, इसके अंदर भोजन हो गया, और इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेगा, इसी को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बॉडी सेल, और इस ये जो फूड डाइजेस्ट किया था इसको ये जो बॉडी सेल है ये एब्जॉर्ब कर लेंगी, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी, और जो फूड एब्जॉर्ब किया था उससे क्या मिलने लगी, इसको एनर्जी, किसको, अमीबा को, अमीबा को एनर्जी मिलने लगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और इजेक्शन क्या होता है, इजेक्शन का मतलब ये जो जितना था, मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जितना डाइजेस्ट कर पाया, जितना भी मतलब खाया था वो डाइजेस्ट कर दिया, बाकी जो वेस्ट बचा है उसको निकाल दिया, यहाँ से देखो ये निकाल दिया, इसी को क्या बोलते हैं, इजेक्शन, इसी को इजेक्शन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे रिस्पायरेशन की। अभी तक हमने बात किया था न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन क्या होता है, ए प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी typically with intake of oxygen and the release of CO2 from the oxidation of complex organic substance, इसी को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है,
अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा मतलब ये किस में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या, इसीलिए तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस करके पायरुविक एसिड बनाता है। और ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में होती है। और क्रेब्स साइकिल से पायरुविक एसिड से 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी निकलती है, ये क्रेब्स साइकिल में होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल करवाती है ये रिएक्शन और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर कितने एटीपी निकलते हैं, 38 एटीपी। C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और 38 एटीपी निकल गए, यही होता है। और एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है ऑक्सीजन की ऑब्सेंस में, ये प्रेजेंस में होता है, ये ऑब्सेंस में होता है ऑक्सीजन की। तो ये किस में होता है, ये ईस्ट में होता है, ये इस टाइप का हम ही लोगों में होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसका जो एग्जांपल है, इसका मान लो ईस्ट, ये एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है ईस्ट में होता है। और सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये होता है, ठीक। और एनारोबिक रिस्पायरेशन कैसे होता है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में होगा ना, फर्मेंटेशन से होगा। फर्मेंटेशन अगर होगा तो क्या होगा, तो C6H12O6 ग्लूकोज से क्या बनेगा, एक इथाइल कोर बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी निकल जाएगी, ये हो गया फर्मेंटेशन। अब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, कुछ कैसे होता है, मतलब रिस्पायरेशन प्लांट में। अभी तक ये जितना हमने बताया था ये किसमें है, एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में कैसे होता है, इसमें रूट, जड़, तना, स्टेम एंड लीफ। लीफ में कैसे होता है, लीफ जैसे ये है लीफ, इसमें स्टोमेटा होता है, ये स्टेम जो होता है ग्रीन जो होता है स्टोमेटा इसमें होता है ना, इसके द्वारा। तो इन सब में किसके द्वारा रिस्पायरेशन में होता है, रूट, स्टेम और लीफ द्वारा रिस्पायरेशन होता है, किसमें, प्लांट में। अब हम बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो किससे रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब उनका, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में किसके द्वारा होता है रिस्पायरेशन, लंग्स के द्वारा। तो वैसे तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, एर्थवर्म जैसे केंचुआ है, केंचुआ में क्या किसके द्वारा होता है, मॉइस्ट स्किन द्वारा होता है। और फिश में गिल्स द्वारा होता है, इंसेक्ट ट्रैकिया द्वारा होता है। ह्यूमन का हमने बता ही दिया है, ह्यूमन में किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा। अब हम देखते हैं ह्यूमन के रिस्पायरेशन के बारे में। अगर हम ह्यूमन रिस्पायरेशन की बात करें तो उसमें लंग्स का नाम आता है, लंग्स, क्योंकि हम लोग लंग्स से सांस लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये जो होता है नॉक ना, इसी से हम सांस लेते हैं, ये फिर जाता है, फिर यहाँ कार्टिलेजियस फ्लैश, ये जो होता है ये क्या होता है, एपिग्लॉटिस, कार्टिलेजियस फ्लैश होता है एपिग्लॉटिस। इसका काम क्या होता है एपिग्लॉटिस, ये करता है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, मतलब फूड की एंट्री को रोकता है कि ताकि इस ट्रेकिया में ना जाने पाए, कोई फूड पार्टिकल इस ट्रेकिया में ना जाने पाए। इसी के लिए यहाँ पे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। और यहाँ पे एक उसके नीचे ये होता है साउंड बॉक्स जिसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स। और ये कार्टिलेजिनस जो होता है, कार्टिलेजिनस मतलब एक छल्ले नुमा ऐसे गोला इस टाइप का ट्रैकिया होता है। और ट्रैकिया फिर यहाँ से आके बाइफरकेट हो जाता है और ये छोटे छोटे एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये क्या है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या है, ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये और ये क्या है, डायफ्राम है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है इसको बोलते हैं हम ब्राउनकस। और ये जो है ये पूरा लंग्स है और इसमें है ये जो होता है ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है।
और इसमें जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और एक इसके एक को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ये जो अंगूर जैसी स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। और ये ब्रांक्यूल, ब्रांक्यूल किसको बोलते हैं, ये गुच्छे को पूरा ब्रांक्यूल बोलते हैं। और ये जो है आप देख रहे हैं कट छोटे छोटे ऐसे, ये क्या है, कट एंड ऑफ रिब्स। ये रिब्स के कट एंड, जैसे ये क्या है हमारा, ये रिब्स है। रिब्स के अंदर क्या होता है, लंग्स। और ये जो रिब्स, ये जो कट पॉइंट दिख रहा है ये किसका है, रिब्स। इसी के अंदर का ये स्ट्रक्चर है, ठीक। और ये डायाफ्राम है। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम का शेप अभी नॉर्मल ही है, नॉर्मल रेस्ट पोजीशन पे। और जैसे हम सांस लेंगे तो थोड़ा सा ये क्या होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे, ये ऐसे होता रहता है, ये डायाफ्राम। तो यही पूरा है ह्यूमन में रिस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस। अगर हम बात करें एल्वियोलस, एल्वियोलस विथ प्लूरल मेम्ब्रेन कैविटी, ये स्ट्रक्चर है इसका। एल्वियोलस का स्ट्रक्चर को देखें तो क्या कैसे होता है, यहाँ से एयर एल्वियोलस में, ये जो हमने बात किया था एल्वियोलस, इसमें यहाँ से एयर आया और ये क्या है, एल्वियोलर वॉल, एल्वियोलर वॉल है। और ये क्या है, इसके अंदर ये जो है ये ब्लड कैपिलरीज है, ये सब जो है ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। और ये बीच में जो देख रहे हैं ये सब आप लोग क्या है, रेड ब्लड सेल। और यहाँ पे जो होता है बेसमेंट सब्सटेंस होता है, दोनों को अटैच करने के लिए, किसको किसको, ये जो है एल्वियोलर वॉल जो पूरा बना है एल्वियोलस का, इसको और ये नीचे ब्लड कैपिलरी वाले पार्ट को, दोनों को अटैच करने के लिए क्या बनाया गया है, बेसमेंट सब्सटेंस इसमें डाल दिया जाता है, बेसमेंट सब्सटेंस। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलस विथ अ प्लूमेनरी कैपिलरी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा नहीं बना था, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा जो है, तीसरे नंबर का। सबसे पहले हमने बात किया था न्यूट्रिशन, फिर रिस्पिरेशन, अब हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम बात करेंगे किसका, सबसे पहले बात करेंगे एनिमल में, फिर बात करेंगे प्लांट्स में। तो आइए देखते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ब्लड एक माध्यम है ट्रांसपोर्ट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो कंसिस्ट करता है, जो रखता है क्या क्या, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या क्या रखता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, ये रखता है कौन, ब्लड। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है उसका सबसे पहले जानेंगे कलर क्या होता है। उसका कलर जो होता है स्ट्रा कलर होता है। स्ट्रा कलर का मतलब होता है, स्ट्रा का मतलब होता है भूसा, मतलब किसी किसी बुक में लिखा है कि पेल येलो कलर, मतलब हल्का पीला रंग। और ये क्या होता है, विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड। ये कितना होता है, 55% ऑफ ब्लड, कौन, प्लाज्मा। 90 से 92%, 90 to 92%, 90 से 92% प्लाज्मा इसमें पाया जाता है। वाटर एंड प्रोटीन जिसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 6 से 8%। अब हम एक चीज की और बात करते हैं क्या, जो है ब्लड कार्पेसल्स। ब्लड कार्पेसल्स क्या होते हैं, ब्लड के 45% 45% पार्ट से बनते हैं, कौन, ब्लड कार्पेसल्स। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, कौन, ब्लड कार्पेसल्स। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड कार्पेसल्स। इसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पेसल्स। दूसरा नाम होता है इसका एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, आरबीसी को ही क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देखते हैं आप लोग देते हैं तो उसमें पूछा जाता है आरबीसी का क्या नाम होता है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इस टाइप के ऑप्शन दे देंगे तो आप क्या लगाएंगे, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट। अगर हम इसके नंबर की बात करते हैं कि नंबर कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन।
5 से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी के मिलीमीटर क्यूब में पाया जाता है। कौन? आरबीसी, इसका ये नंबर होता है। और आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसका नाम रेड है ना, लाल। ये लाल होता क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हेल्दी इंडिविजुअल, जो एक हेल्दी इंडिविजुअल या आदमी है हेल्दी, उसके शरीर में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब प्रत्येक 100 ml ब्लड खून के में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इसकी हम ये कैसे बनता है? ये कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है, मतलब बनता है रेड बोन मैरो में। और अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं, किसकी? आरबीसी की, तो ये क्या होता है? बाइकॉन्केव शेप होता है। ये भी पूछा जाता है, इसका शेप क्या होता है? बाइकॉन्केव। कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में। इसका नंबर कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन। ये भी पूछा जाता है। इसका लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज। ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे नीट, एम्स, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आप देते हैं उन सब में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं WBC। WBC को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। व्हाइट, जैसे नाम से ही पता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, मतलब इसका अगर हम कलर की बात करें तो यह क्या होता है? कलरलेस। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और इसमें क्या था? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, इसी के कारण ये क्या है? लाल है। और जबकि इसमें एब्सेंट है, इसीलिए ये क्या है? कलरलेस है। और इसके हम अगर नंबर की बात करें तो 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब होता है। और इसके लाइफ स्पान की अगर हम बात करें तो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड, बहुत मतलब बहुत कम होता है लाइफ स्पान इसका। और WBC को हम दो टाइप से कैटेगराइज कर, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। कौन कौन? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो इसको याद करने का तरीका है NEV, निव। निव किसका एग्जांपल है? ग्रेन्युलोसाइट का। अगर पूछा जाए ग्रेन्युलोसाइट का एग्जांपल बताइए तो कौन होगा? निव। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये याद रखिएगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब में पूछा जाता है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, नीट्स, एम्स या पॉलिटेक्निक का 12th स्टैंडर्ड वाला एग्जाम देते हैं, तो उसमें ये सब पूछे जाते हैं। ग्रेन्युलोसाइट कौन से होंगे? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट का नंबर पूछा जाए तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो अगर हम बात करें हैं इसकी, तो इसके नंबर कितने होते हैं? 60 से 65%। और ये ऊपर से नीचे जाने पर ये डिक्रीज करता है, घटता है। इसका 60 से 65, उसके बाद लिम्फोसाइट का उससे कम, मोनोसाइट का उससे कम, इस्नोफिल्स का उससे कम, बेसोफिल्स का उससे कम। इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है? इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स, ये दोनों कॉमन है। ये दोनों इस दोनों में पाए जाते हैं, ग्रेन्युलोसाइट के भी और ए ग्रेन्युलोसाइट के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट में दोनों में कॉमन कौन सा है? तो ये दोनों कॉमन है। ठीक, अब बात करते हैं हम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अगर हम नंबर की बात करें तो 1.5 से 3.5 लाख इसका नंबर होता है। और इसका दूसरा जो नाम है ये क्या है? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। और ये काम क्या करता है? ब्लड को, जो हमारे शरीर में ब्लड है अगर कट जाए तो उसके थक्का बनाने में, मतलब उसको क्लॉट करने में हेल्प करता है। यही इसका काम है, किसका? प्लेटलेट्स का। अब हम देखेंगे पंपिंग ऑफ हार्ट। अभी तक हमने देखा ब्लड्स के बारे में पूरा देख लिया, अब देखेंगे पंपिंग ऑफ हार्ट। हार्ट में ब्लड आ गया, उसके बाद क्या होगा? हमें वैसे एक्यूरेट डायग्राम अच्छे से बनाना नहीं आता, फिर भी हमने रफली डायग्राम बना लिया है, आप बुक में देख लीजिएगा। अगर हम हार्ट की बात करें तो ये 4 चेम्बर हार्ट होता है। कितना होता है? 4 चेम्बर हार्ट है। 1, 2, 3 और 4, 4 चेम्बर हार्ट है। और इसमें राइट और लेफ्ट की बात करें, ऐसे खड़ा हो जाइए, इधर वाला पार्ट राइट है, इधर वाला पार्ट लेफ्ट है। ये देखिए, इधर वाला राइट है, इधर वाला लेफ्ट है। और इधर ये क्या होता है?
इसको बोलते हैं हम राइट एट्रियम, और इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर होते हैं, और ये बीच में जो लाइनिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम से इसको डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे आपने सर बोला 4 चेम्बर है, तो इस चेम्बर से इस चेम्बर में कैसे आएगा, इस चेम्बर से इस चेम्बर में ब्लड कैसे आएगा? इसके लिए यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और इसमें इसमें होता है एक वाल्व बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में होता है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछ लिया जाता है बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है, बाइकस्पिड वाल्व। और सर जब इससे ब्लड इसमें जाएगा, इसका ब्लड जैसे यहाँ से ब्लड आया और ये भर गया, इससे अगर जब ये है क्या ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ओपन हो गया, ये भर गया तो इस पर प्रेशर लगा, ये ओपन हो गया सर, तो इसमें आ गया, इसमें आ गया जब ब्लड, तो सर इसमें नहीं जा सकता है। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये बैक फ्लो को रोकता है, मतलब इसमें आ गया फिर इसमें नहीं जाएगा कभी भी। और यहाँ पे एक और वाल्व होता है जिसे हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, एक तीसरा वाल्व होता है सेमी ल्यूनर वाल्व। और हाँ, तो इससे इसमें जब आ गया ब्लड तो फिर इससे इसमें चला जाएगा, और फिर यहाँ जो बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व से यहाँ से ऐसे चलता रहता है, ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर हम इसकी बात करें और अंदर जाके देखते हैं, तो ये जो जैसे ये हमने डायग्राम बनाया है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, बुक में आप देख लीजिएगा, ये है हार्ट, यहाँ से ये पूरा हार्ट है, ये इसको हम बोलते हैं ये वाले पार्ट को पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। लंग्स क्यों बोलता है, ये क्या है, लंग्स की कैपिलरी है, ये लंग्स कैपिलरी है, और ये है ये बॉडी का पार्ट है, ये बॉडी का है, बॉडी कैपिलरी, ये लंग्स है। तो पल्मोनरी का मतलब ये जहाँ पल्मोनरी आ जाए उसका मतलब क्या होता है, लंग्स। तो इस आर्टरी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स आर्टरी को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी किसको कहते हैं, लंग्स के आर्टरी को कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के आर्टरी को कहते हैं। और हमने ये भी बता दिया ये लंग्स क्या है, लंग्स कैपिलरी, ये कैपिलरी इन बॉडी होते हैं। अब यहाँ पे जब रिस्पायरेशन होता है तो ये क्या है, बॉडी, बॉडी में जब रिस्पायरेशन हुआ तो ये जो है CO2 यहाँ से निकला ना, तो ये कहाँ चला गया, वेना केवा। वेना केवा क्या होता है, ये है वेना केवा। वेना केवा क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द वेन को क्या बोलते हैं, वेना केवा। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ वेन को वेना केवा बोलते हैं। तो ये ऐसे CO2 यहाँ से निकला और ऐसे वेना केवा से होते हुए हार्ट में गया, हार्ट से फिर ये कहाँ जाएगा, हार्ट से यहाँ से ब्लड में जाएगा, ब्लड से यहाँ से फिल्टर होके फिर आ जाएगा यहाँ किसमें, लंग्स में। लंग्स में जब आएगा तो यहाँ ऑक्सीजनेशन होगा, तो ऑक्सीजनेशन होगा तो CO2 यहाँ निकल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा, और ये ऑक्सीजन फिर यहाँ से होते हुए इसके पास चला आएगा, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। मतलब बॉडी में इधर से ऑक्सीजन आया, इधर से O2 आया, और इधर से CO2 निकल गया, इधर से ऑक्सीजन, इधर से CO2 निकल गया। और इसमें ये जो 2 साइकिल चल रही है, एक ये है लंग्स और हार्ट के बीच में, ये पल्मोनरी जो हमने बोला था ये लंग्स है, लंग्स और हार्ट के बीच में जो साइकिल चल रही है, हृदय के बीच में एक, और दूसरा है बॉडी और हार्ट के बीच में साइकिल चल रही है। तो 2 साइकिल चल रही है, इसी के लिए हम इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अगर हम बात करें ह्यूमन में, बीपी की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर जो होता है कंट्रोल किससे होता है, ब्लड से ही होता है। तो इसको मेजर कैसे करते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर से। क्या, स्फेग्नोमैनोमीटर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल बीपी कितना होता है, नॉर्मल बीपी 120 to 80, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों बता रहे हैं। हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन 140 to 90, हाइपरटेंशन ये होता है बीपी का हो गया आपका।
और अभी हमने एक चीज इसमें और बताया था कि जो ब्लड हार्ट से ले जा रहा है, जैसे ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड ले जाएगा उसे क्या बोलते हैं, आर्टरी। ये है ना पल्मोनरी आर्टरी, ये याद करने का तरीका है। हार्ट से जो ब्लड ले जाए उसे क्या बोलते हैं, आर्टरी। और वेन किसे कहते हैं, वेन किसे कहते हैं, जो हार्ट तक ब्लड ले जाए। जैसे ये है ना, यहाँ से बॉडी से ये ले जा रहा है, हार्ट तक ले जा रहा है, बॉडी से हार्ट तक ये ऐसे ब्लड इसमें हार्ट में ले जा रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेन। और जो हार्ट से ब्लड ले जाए, कहाँ, हार्ट से ब्लड ले जा रहा है ना, हार्ट से लंग्स में ले जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टरी। और जो हार्ट बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाए उसे वेन। और इसमें एक और होता है कैपिलरी। कैपिलरी जो होता है ये इसमें होते हैं छोटे छोटे, इसको बोलते हैं कैपिलरी। और आर्टरी और वेन में और क्या डिफरेंस है, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितने भी आर्टरीज होते हैं वो कौन से ब्लड रखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने बताया था ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो क्या रखते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रखती, ये कौन सा ब्लड रखती है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इम्प्योर ब्लड। और जबकि ज्यादातर जो आर्टरीज होते हैं वो क्या रखते हैं, प्योर ब्लड। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन में, आर आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। किसको, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी सब क्या रखते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसे वेन में है, वेन में क्या है, आर वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जितने भी वेन होते हैं वो क्या रखते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इम्प्योर ब्लड। लेकिन किसको छोड़कर, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को छोड़कर बाकी सब क्या रखते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरी का एक और है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल का मतलब होता है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, बांटता रहता है। और जबकि वेन को क्या कहते हैं, कलेक्टिंग वेसल, ये इकट्ठा करता रहता है। और आर्टरी जो होते हैं ये थिक होते हैं, थिन नहीं, थिक बोला, थिक का मतलब मोटा, और इलास्टिक मतलब खींचने में जैसे खींचने लायक। और जो वेन होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं और लेस इलास्टिक होते हैं, मतलब कम इलास्टिक होते हैं, खींचने पे टूट सकते हैं। कौन, वेन, थिक होते हैं। और जो आर्टरी होते हैं ये डीपेस्ट होते हैं, मतलब स्किन के अंदर होते हैं। जबकि वेन जो होते हैं ये क्या होता है, सुपरफिशियल, मतलब ऊपर ही होते हैं। और वाल्व्स जो होते हैं, वाल्व्स यहाँ पे जो पाए जाते हैं वाल्व्स, ये भी हमने एक बार और बताया था, ये क्या करते हैं, वाल्व्स का काम क्या होता है, ये मतलब बैक फ्लो को रोकते हैं। मतलब जैसे इससे ब्लड इसमें जब आ गया तो ये दोबारा इस वाले चेंबर से इसमें नहीं जाएगा। वेन का यही काम है, ये बैक फ्लो को रोकते हैं, वाल्व का काम है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अभी तक हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, एनिमल में कैसे होता था ये सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे प्लांट्स में कैसे होता है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें वाटर द्वारा होता है, वाटर, मिनरल, फूड। तो हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। वाटर मिनरल किसके द्वारा होता है, जाइलम, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो वाटर मिनरल किसके द्वारा होता है, जाइलम से होता है। और जबकि फूड किससे होता है, फ्लोएम से, फ्लोएम से होता है। तो और ये जो वाटर मिनरल का कंडक्शन होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये कैसे होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है, इस टाइप का, बस एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कौन, ये वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। और जबकि फूड का फ्लोएम द्वारा होता है, ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसा, किस प्रोसेस से होता है, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल। तो क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल। और जबकि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, बाई डायरेक्शनल। तो अगर हम बात करें वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें भी कैसे होता है, एक होता है ट्रांसपायरेशन द्वारा और दूसरा होता है रूट प्रेशर के द्वारा। सर ट्रांसपायरेशन के द्वारा कैसे होता है, ट्रांसपायरेशन जब लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, मतलब प्लांट जो होते हैं उससे जो वाटर का लॉस करते हैं ट्रांसपायरेशन से। जब जैसे ये है, ये लीफ है,
ये जब इसमें हमने फोटोसिंथेसिस में बताया था कि जब ये सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो ट्रांसपायरेशन का यूज होगा ना, इसमें लॉस ऑफ वाटर, तो वाटर ये ग्राउंड से जाएगा ना नीचे से, वाटर एंड मिनरल्स, तो ये सब जब जाएंगे तो इससे क्या करेगा ये कुछ अपने लिए भोजन में यूज करता है और बाकी ट्रांसपायरेशन कर देता है, मतलब वाष्प उत्सर्जन, तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, प्लांट से जो पानी का लॉस कर दे, ठीक, बर्बाद कर दे इस तरीके से। लेकिन हम तीसरा होता है रूट प्रेशर, रूट भी अपना जड़ भी ये प्रेशर लगाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर, और इसमें जो होता है फूड के द्वारा जो फ्लोएम से होता है बाई डायरेक्शनल जो है, इसमें होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, मतलब जो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, प्लांट द्वारा फूड का ट्रांसपोर्ट करना ही क्या कहता है, ट्रांसलोकेशन, इसी को कहते हैं। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं चौथा, एक्सक्रीशन। अभी तक हमने देखा न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा लास्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, इसको हम देखते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, मतलब रिमूवल ऑफ हार्मफुल, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, कौन, नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको बॉडी से बाहर करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए कौन इन्वॉल्व होता है, मेनली किडनी। किडनी हमारे शरीर में कितने होते हैं, एक पेयर का मतलब दो नंबर में दो, तो इस किडनी कंटेन 1.2 मिलियन नेफ्रॉन, प्रत्येक किडनी 1.2 मिलियन नेफ्रॉन रखता है। तो हमने क्या बोला, एक पेयर किडनी होती है, तो एक का 1.2 मिलियन, तो दो कितने होंगे, 2.4 मिलियन, 2.4 मिलियन, ये हो गया क्या, किडनी रखता है। अब हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर किसका है, किडनी का, ये किडनी है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं किडनी, ये वाला, और ये होता है रीनल आर्टरी, और ये होता है रीनल वेन, और ये होता है डॉर्सल एओर्टा, इसको हम बोलते हैं, ये जो पाइप होती है यूरेटर्स, और ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, इसके थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है, और ये इसको कट करके देखा गया, मतलब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, कॉर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं, मेड्यूला, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे झुका हुआ है इसको बोलते हैं पेल्विस, ये उभरा हुआ इसको बोलते हैं मेड्यूला। तो इसमें कैसे मतलब एक्सक्रीशन होता है, कैसे, इधर से ब्लड हार्ट से यहाँ से आ गया, यहाँ से ब्लड आया कहाँ, किडनी में गया, किडनी में जाके जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे उसको अलग करके, और जो प्योर ब्लड था इसके थ्रू इधर कर दिया, इधर से ब्लड आया और यहाँ से फिल्टर होके प्योर ब्लड यहाँ से चला गया किसके पास, हार्ट के पास, बॉडी के पास, और जो इम्प्योर था वो यहाँ से, मतलब बेस्ट, इम्प्योर नहीं कह सकते हैं, बेस्ट कहेंगे ज़्यादा बेटर होगा, तो बेस्ट जो मैटर था उसको यहाँ यूरेटर्स के थ्रू, यहाँ से ऐसे किडनी में से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा रिमूवल किसका, एक्सक्रीशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट। कैसे, यहाँ से ब्लड आया, ब्लड गया किडनी में गया, यहाँ से प्योर जो ब्लड था, मतलब हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट किडनी ने निकाल दिया, और वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो गया, और जो प्योर ब्लड था ये ऊपर चला गया, इसी को बोलते हैं आपका पूरा एक्सक्रीशन। अगर हम बात करें प्लांट एक्सक्रीशन की, प्लांट में कैसे एक्सक्रीशन होता है, तो फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन में हमने क्या बोला था, रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट।
रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट को ही क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड से जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन लेता है, तो उसके लिए यूजफुल है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात करें तो वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता था ना, हमने फोटोसिंथेसिस में बताया था। तो ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता था वो उसके लिए बेस्ट है। तो अगर प्लांट की बात करें तो ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, एक्सक्रीशन में आ गया, ठीक। अगर वाटर की बात करें, जब ट्रांसपायरेशन करता है प्लांट, जब ट्रांसपायरेशन करता है तो उससे जो वाटर का लॉस होता है वो भी तो क्या है, एक तरीके का वेस्ट ही है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपायरेशन में वाटर, ये भी वेस्ट में आ गया। डेड सेल की बात करें, ड्राई लीव्स, जो डेड लीव्स होती है ड्राई करके जो गिरती है, या लैंडकिल्स होते हैं, पार्क जो होते हैं, वो सब डेड सेल में आते हैं। तो ये सब क्या है, प्लांट एक्सक्रीशन के एग्जांपल। और जब अगर जैसे कोई प्लांट है उसमें से हम कट करते हैं तो क्या यहाँ से रेजिन निकलता है, गम चिपचिपा टाइप का, तो ये भी तो एक तरीके का क्या है, एक्सक्रीशन ही है। तो ये सब एक्सक्रीशन के एग्जांपल हैं। हमने एनिमल के बारे में भी बता दिया और प्लांट के भी बारे में बता दिया। उम्मीद है कि ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। अगले टर्म पे नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।